कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, कृषि दर्शन की कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और हम चाहते हैं कि आज बहुत कुछ खास है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालकों के लिए लागू है प्रशिक्षण योजना। मछली पालन में बेहतर काम करने वालों को मिलेगा पुरस्कार। बाकला में वेबलाइट रोग के नियंत्रण के लिए करें वेबस्टीन का प्रयोग। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में गौपालन व्यवसाय का समुचित विकास हो और इस दिशा में गौपालकों को ज्यादा से ज्यादा दक्ष बनाने के उद्देश्य से गव्य विकास केंद्र रांची में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दूध उत्पादकों को गौपालन और अधिक दूध उत्पादन से संबंधित बेहतर तकनीकों की जानकारी दी जाती है। राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है कि गौपालन और दूध उत्पादन की तरक्की के लिए राज्य के गौपालकों को प्रशिक्षित किया जाए। इस योजना के अंतर्गत वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन राज्य के अंदर दुग्ध उत्पादन और गव्य प्रबंधन का अल्प प्रशिक्षण, पशु पोषण और चारा उत्पादन का प्रशिक्षण, बछिया पालन प्रशिक्षण सहित कई और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो प्रशिक्षण की योजना भी कई तरह का चल रहा है, जिसमें दूध उत्पादन का प्रशिक्षण, हम लोग बछिया अगर जो पैदा ले रहा है तो बछिया को रख रखाव कैसे करें, कैसे हम उस बछिए से फिर गाय बनाएं, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 में झारखंड राज्य के सभी जिलों के प्रगतिशील मत्स्य मित्रों, मछली बीज उत्पादकों, मछली उत्पादकों, उत्कृष्ट हैचरी संचालकों और मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को उनके बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई है। सेम बीन बाकला की एक प्रजाति है। अगर इस फसल में पौधों की पत्तियां काले रंग का चित्तीदार दाग दिखने लगे तो समझे उसमें वेबलाइट नामक रोग लग गया है। इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान 2 ग्राम वेबस्टीन दवा प्रति 100 लीटर पानी के दर से घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। बाकला सेम बीन में लगने वाला वेबलाइट रोग पत्तियों को क्षतिग्रस्त करता है। ये पत्तियों में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। इस बीमारी से पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे पौधों का बढ़वार रुक जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान वेबस्टीन दवा से तैयार घोल का छिड़काव करें। अगर देखें कि नीचे से काला हो और वो सूख रहा है एकदम, अगर उसको नीचे की तरफ मतलब बेसल साइड में अगर देखेंगे तो गोबर की तरह गोल गोल बना हुआ नजर आए तो वो वेबलाइट का सिम्टम है। ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है 2% वेबस्टीन का मतलब कहने का मतलब कि 2 ग्राम आप जो है 100 लीटर पानी में आप उसको स्प्रे कर दें तो आप जो है वो मतलब करीब करीब 2% के हिसाब से आपको करने पर और उसके बाद में आप 7 से 10 दिन के अंतराल पर आप इसे स्प्रे कर दें। खुले धूप वाले मौसम में सालों भर गेंदा फूल की खेती की जाती है। वैसे बिचड़ा लगाने का एक अच्छा समय फरवरी महीना भी है। जो किसान गेंदा फूल की खेती करने जा रहे हैं वो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, आरुक्षीकरण गेंदा और रुएच गेंदा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। गेंदा फूल की खेती के लिए वैसे खेत का चुनाव करना चाहिए जो दोमट मिट्टी वाली हो, पीएच मान 7 के आसपास हो और अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो। बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 1.5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। गेंदा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए सदा उन्नत प्रभेदों का ही चुनाव करें। आकार, खूबसूरती और उपज के दृष्टिकोण से किसान भाई अफ्रीकन गेंदा, पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, फ्रेंच गेंदा, फ्लेम और रस्टी रेड नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उपज क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नवीन हसिया दांतेदार हसिया होता है जो गेहूं, धान, चना, जौ सहित
कई और फसलों की कटाई का काम करता है। इसकी बनावट पारंपरिक हंसिया से थोड़ी सी भिन्न होती है। इससे कटाई करने में कम ताकत लगती है तथा ये साधारण हंसिये की तुलना में 26% मजदूरी की बचत होती है और 27% संचालन खर्च में कमी आती है। पारंपरिक हंसुआ में धातु का बना अर्धगोलाकार दांतेदार वाला हिस्सा हैंडल से उसके सीध में जुड़ा होता है, लेकिन नवीन हंसिया में दांतेदार हिस्सा हैंडल से नीचे होता है। इस वजह से कटाई के वक्त उंगलियां जमीन से नहीं सटती और किसान को बहुत ही सहूलियत महसूस होती है। नवीन हंसिया अपनी बनावट की खासियत से कटाई के काम को बहुत आसान बना देता है। इसकी कार्य क्षमता 50 से 60 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हमसे एक ऐसे सफल किसान मिलेंगे जो इस मामले में सफल हैं कि ये मौसमी खेती के साथ साथ बेमौसमी खेती में भी बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। इनकी ये समझ ही इन्हें अन्य किसानों से अलग करता है। सफल किसान वही होता है जो लकीर का फकीर नहीं होता है। वो खेती के आवश्यक नियमों को मानता तो जरूर है, लेकिन काम करता है लीक से हटकर। आज जो सफल किसान हमसे जुड़े हैं उनका भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है और यही वजह है कि वो अपने हर फसलों की उपज में लगातार बढ़ोतरी ही करते जा रहे हैं। हमको खेती में बहुत ही पसंद लगता है। खेती जैसा कोई और मेरा उपाय नहीं है, इसलिए मैं खेती ही करना चाहता हूँ। खेती से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है और मैं खेती बाड़ी से बहुत परिवार को अच्छा से चला रहा हूँ। आप लोग भी हमारा जैसा खेती बाड़ी कीजिए और खुशहाल रहिए। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2300 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2500 रुपये, गेहूँ 1550 रुपये से 1600 रुपये, चना 4600 रुपये से 5000 रुपये, दाल अरहर 6600 रुपये से 6950 रुपये, दाल मसूर 4200 रुपये से 4600 रुपये, दाल चना 5800 रुपये से 6000 रुपये, सरसों तेल 1000 रुपये से 10150 रुपये, चीनी 3350 रुपये से 3400 रुपये, आलू 600 रुपये से 675 रुपये और प्याज 1800 रुपये से 2100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारी अच्छी वाली जानकारियाँ ली। आपने जाना मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी अच्छी सी जानकारियाँ। लेकिन अभी और भी जानकारी है आपको बताने के लिए। अच्छा। लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। तो किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आते हैं, तो आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो क्या है? जी हाँ, वो है कि किस प्रकार हम खेती करते हैं। वो भी साहेब बीन की खेती। जी हाँ। किस तरह से हम उसकी देखभाल करें, जी, जी। क्या क्या चीजें जरूरत की है वो हमें पता सारी नहीं चलती। ऐसे जानकारी। वैसे हमारे जो किसान मित्र है उन्हें भी बहुत सारी जानकारियां नहीं मालूम होती, जिसके अभाव में बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां भी हो जी, जाती है। कठिनाइयाँ होती हैं, उनके कई तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं आए दिन किसान भाई हमारे सोचते हैं कि इस फसल की खेती किस तरीके से वो और बढ़िया तरीके से करें कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये जानकारी हम आपको दिला देंगे ताकि आपकी भी जो भी परेशानी है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो आज इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर जयलाल महतो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाकला की जो सब्जी फसल है वो किस तरह की खेती है और इसकी क्या उपयोगिता है? एक्चुअली में किसान भाई, आप तो बाकला को वो जानते हैं, चूँकि आप बागान में या मतलब कि आर वगैरह पर आपने लगाया है या खेत के मेड़ पर भी आपने लगाया है। इसका उपयोगिता जो है, पहला तो है कि आप इसे सब्जी के रूप में, हरे के रूप में जब रहता है तो इसको सब्जी के रूप में जानते हैं। उसके बाद में जो है, जब इसका बीज पक जाता है तो आप इसके बीज को जो है दलहन के रूप में चावल या चावल के साथ पकाकर भी खा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो है, जब ये हरा रहता है तो आप इसको चारा के रूप में भी आप दे सकते हैं जानवर को। जो जानवर खाएगा उसका दूध वाले जानवर को आप देते हैं तो दूध अच्छे मात्रा में मिलती है। बहुत अच्छा प्रोटीन है इसमें और जानवर के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा जो है, इसका पौधा का जो पत्ती, उसके अंदर डाल, सीड सभी जो है, मतलब मूत्राशय जिसको कहते हैं आप, यूरिनरी का जो प्रॉब्लम होता है, उन सभी को ये दूर करता है। दस्त के भी इसको जो है पत्ते को कुछ दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप इसकी उपयोगिता जाने। ये तो हुआ इसका इस तरह का, चूँकि ये दलहन फसल है, ये आपको परोक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये सब फायदा है, लेकिन जब इसे आप फसल को लगाते हैं, चूँकि दलहन फसल है, तो ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये ज़मीन में फिक्स्ड कर देता है, मतलब संचित कर देता है, जो आने वाला फसल में आपको उपलब्ध होता है। यानी आने वाला फसल अगर कोई दूसरा लगा रहे हैं तो उसमें 25 किलो नाइट्रोजन जो है आप कम करके डालें तो आपका फसल वही मिलेगा जो रिकमेंडेड डोज को आप डालते हैं। डॉक्टर साहब, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि बाकला की खेती के लिए उन्नत किस्म किस तरह के का चयन किया जाए ताकि उसकी उपज क्षमता जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो? देखिए, एक्चुअली में किसान भाई, आप हमारे यहाँ अभी जो है देश में पूरे में ये विक्रांत नाम की किस्म जो है वही जो है एक रिलीज है, जो कि 130 दिन में पक जाता है। ठीक है। उसमें प्रोटीन की मात्रा 25 से अमूमन सभी, मतलब कि जो भी
बाकला का फसल है उसमें करीब करीब 24 से 26% जो है मतलब सूखे बीज के आधार पर 24 से 26% जो है प्रोटीन रहता है। ठीक है, ये जो हम विक्रांत के विषय में बात कर रहे थे उसमें भी 25% 25.5 है % जो है प्रोटीन है। उसके अंदर ये जो है इसका हाइट जो है 90 से 100 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी उपज जो है 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। और उसके बाद में इसका जो हरा छीमी जो है करीब करीब 42 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि बाकला की खेती के लिए क्या भूमि का चयन करना भी जरूरी है? इसके लिए किस तरह की मिट्टी उपयोगी है उपज को बढ़ाने में? एक्चुअली में देखिए, हमेशा याद रखें कि हम लोग जो भी ये दलहन के लिए है तो इसको ऊपरी ज़मीन पर हम करते हैं जिसमें कि जल का जमाव नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए आप दोमट टाइप का मिट्टी को चुनाव करें, 2-3 बार उसको जुताई कर दें। क्योंकि हम लोग क्या झारखंड क्षेत्र में जहाँ तहाँ सभी जगह करीब करीब जो है अम्लीयता का प्रभाव है। अगर अम्लीयता का प्रभाव है ज़्यादा है उसको आप जांच करवा लें, अम्लीयता का किस तरह किस रेशियो में है उसको आप कर लें। उसके बाद में जो है हमारे यहाँ से रिकमेंडेशन दिया गया है कि 3 क्विंटल चूना को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लाइन में दें। जो भी आप सोइंग करें तो लाइन में करें। हम हमेशा हम लोगों ने अनुशंसित किया है कि जब भी कोई क्रॉप लगाएं उसे पंक्तिबद्ध करें, जिससे कि आपको उसमें जो घास पात निकालने में या अगर बीज उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें जो है रोगिंग करने के मतलब कि ऑफ टाइप का प्लांट जो हो उसको निकालने में आपको आसानी होगा और तभी सर्टिफिकेशन भी हो पाएगा। लेकिन आप उत्पादन करेंगे तो आपको जो मतलब उस इंटरकल्चरिंग करने का मतलब घास वगैरह निकौनी करने के लिए वो आपको निकाई गुराई करने में आसानी होगी। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि बाकला की खेती में निकाई गुड़ाई कब करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए? एक्चुअली में देखिए, आप जो है निकाई गुराई जो है हम लोग कहते हैं कि जब पहली सोइंग हो जाए, मतलब जब आप बीज को डाल दिए, जर्मिनेट कर गया, 15 से 20 दिन के बाद में और 15 से 20 दिन के बाद उसका दूसरा जो है 40 से 45 दिन के बाद में आप निकाई गुराई जो है आप लाइन में करें। उसके बाद घास पात को निकाल दें। उसके बाद में है कि जब निकाई गुराई करें तो इसी अंतराल पर जो है आप करीब करीब आप पानी को भी मतलब सिंचाई भी कर दें। सिंचाई जो है इसमें 3 से 4 जरूर करें। और उसके बाद में याद रखें कि 2 पानी जो है आप उस समय जरूर दें जब मतलब इसमें जो पॉड बन गया है, पॉड से बनने से और उसके बाद में जो है पकने तक इसको 2 सिंचाई जरूर दें। ये आप खेत की आवश्यकता अनुसार से देखें, लेकिन उस समय आप देंगे तो आपका सीड जो है बहुत अच्छा से पुष्ट होगा और उपज आपका बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, सिंचाई के बाद बाकला की खेती में जो है खाद उर्वरक की भी आवश्यकता पड़ती होगी, तो खाद उर्वरक कब देनी चाहिए, किस तरह देनी चाहिए? आप खेत जुताई जो कर दिए, लाइन जो खोलेंगे तो सबसे पहले तो आप चूना डाल दिए। अगर इस अम्लीयता का प्रभाव तो चूना को अच्छी तरह से लकड़ी को मिला दें, मतलब कि एक लाइन में जो है लकड़ी को लेके इस तरह से लाइन अगर इस तरह तो पहले चूना को डाल दें लाइन में, फिर इस तरह से अलग से लकड़ी लेके एक मिला दें। उसके बाद में खाद को डालें, बीज को डालें और तोप देते हैं। इस तरह से होता है। खाद का मात्रा जो है इसमें जो है 40 किलो नाइट्रोजन, उसके बाद में जो है 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम देते हैं। आप डाल दें। इन तीनों खाद को आप बैलेंस रूप में आप डालेंगे, लाइन में डालें, आपको सबसे अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि बाकला में जो है फूल लग चुके हैं और फल भी लगभग तैयार होने ही वाले हैं, तो फल जब तैयार हो जाएंगे तो इसकी कटाई कैसे करेंगे और बीज का और ये फलों का जो भंडारण है वो किस तरह करेंगे? देखिए, एक्चुअली में तो आप हरे जो पॉट तोड़ते हैं तो बाजार में सब्जी के लिए बेच देते हैं या अपने काम में लाते हैं। ठीक है, जब वो जो बीज बच जाता है तो उसका पहचान तो आपको बताए कि नीचे में आप ज़मीन के नीचे से देखेंगे तो पौधा जो है काला पड़ने लगेगा। ठीक है, काला पड़ने लगता है तो ये पहचान हो गई कि हमारा जो है पौधा पकने लगा। अच्छा, एक बात और था कि अभी जो है ना कुछ दिन पहले जो ये आया है, बादल आया था, उस समय एक वेब ब्लाइट का सिम्टम आया था, जो नीचे से पत्ती सूखना शुरू हो गया। खाने का मतलब नीचे से पीला पड़ने लगा और चींटीदार नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगा। अगर अभी आपके मतलब खेत में अगर ये सिम्टम नज़र आए तो 2% जो है
बेबिस्टिन का स्प्रे कर दें और उसको जो है जब भी छींटा कर दें, मतलब कि स्प्रेइंग मशीन से आप स्प्रे कर दें 2% जो है, मतलब कहने का मतलब 2 ग्राम को आप जो है 100 लीटर में आप घोल कर और उसके बाद में उसको स्प्रे कर दें। हाँ किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बाकला की बहुत ही अच्छी तरह खेती कैसे करें इसकी जानकारी दी। बाकला बहुत ही उपयोगी है, जो कि सब्जी दाल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम औषधीय दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और पशुओं के लिए चारा के रूप में काफ़ी ये उपयोगी है। तो डॉक्टर साहब, आपने बाकला की खेती संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो किसान मित्रों, आपने अभी जाना साहेब बिन की खेती किस तरह से करनी चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इन सारी चीज़ों का बिल्कुल से ख्याल रखेंगे और अपनी खेती बाड़ी को और भी अच्छा बनाएंगे। भाई यहाँ से चलते हैं और चलते हैं भाई हम एक और दूसरी दुनिया में। कहाँ? और ये सब्जियों में बहुत खास सब्जी है और इसको हम जानते हैं, बहुत ही प्यारा नाम है इसका, कद्दू। बिल्कुल। तो कद्दू के सब्जी को देखते हैं कि भाई किस प्रकार से हमारे जो किसान हैं वो किस प्रकार से कद्दू की जो खेती है वो बढ़िया तरीके से और उम्दा तरीका से कर सकते हैं। बिल्कुल, खेती बाड़ी तो करनी ही है और साथ ही जो हम कद्दू की बात करें वो काफ़ी उपयोगी है हमारे लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरह से हमें बहुत उपयोगी है, और लड़कियां मानती हैं कि कद्दू का सेवन प्रतिदिन करने से जो रंग है वो काफ़ी साफ हो जाता है। वाह क्या बात है। तो चाहिए जानकारी लेते हैं कद्दू की सब्जी के बारे में। हमारे साथ है एक सफल किसान कार्तिक महतो जी। तो आते हैं जानते हैं कार्तिक महतो जी से कि किस प्रकार से सफल खेती की जा सकती है कद्दू की। तो आइए देखें। किसान भाइयों, आज हम कार्तिक महतो जी से जानेंगे कि इन्होंने ये जो सफलता का मकाम हासिल किया है इसका राज क्या है, ये क्या करते हैं कि अपने इलाके में इनको एक सफल किसान के रूप में जाना जाता है और लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। खेती बाड़ी से तमाम तरह की जो संबंधित जानकारियां होती हैं वो इनसे लोग पूछने के लिए आते हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं इस राज के बारे में। कार्तिक महतो जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? बस हम मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं। बस उसके बाद हम लोग एक खेती बाड़ी में जुड़ गए और अपना खेती बाड़ी करने लगे। उसके बाद खेती करते हैं, टमाटर करते हैं, कद्दू करते हैं, ये करेला करते हैं, खीरा करते हैं। बस हर एक प्रकार का खेती हम लोग इस सब्जी वगैरह करते हैं और ये खेती में हम लोग बहुत ध्यान से इस एरिया में खेती करते हैं। कार्तिक महतो जी, आप तो काम बहुत ही अच्छा करते हैं, आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और एक सफल किसान भी हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपने मैट्रिक के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बस पढ़ाई में हम लोग का थोड़ा बाधा हो गया। उसके बाद हम लोग खेती बाड़ी में आ गए, खेती बाड़ी में करते हैं। नहीं, क्या मजबूरी थी आपकी कि जो आपने पढ़ाई छोड़ दी? मजबूरी हम लोग, मेरा पिताजी डेथ कर गया। उसके बाद हम बस खेती बाड़ी में काम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोग बस खेती बाड़ी करने लगे। कार्तिक महतो जी, ये जो पूरा इलाका है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बाजार भी घूम करके आए हैं, हमने पूरे इलाके में देखा और लोगों से बात भी की, तो उन्होंने बताया कि ये जो पूरा इलाका है वो टमाटर के लिए जाना जाता है, टमाटर की खेती के लिए। आपने टमाटर की भी खेती की होगी, लेकिन हम इस खेत में देख रहे हैं चारों तरफ मेड़ पे हमें कद्दू ही कद्दू नजर आ रहा है और बाजार में उतने कद्दू देखने के लिए हमको नहीं मिल रहे थे। तो ये आपने एक अलग हट करके कद्दू की खेती करने के लिए सोची, ये क्या, क्यों आपने टमाटर का छोड़ करके आपने ये इतने बड़े इलाके में कद्दू का खेती कर रहे हैं? बस हम लोग कद्दू का खेती सबसे पहले यहाँ किए हैं और कद्दू का इतना आमदनी, इतना फलन हो गया कि इसको आदमी लोग, खेतिहर लोग, चासा लोग देखने के लिए आते हैं और पूछताछ करते हैं, भैया कैसे खेती आप शुरुआत किए, कितना इसका आमदनी हुआ, इसका फलन कैसा है, आप किस किस किस्म का कद्दू लगाए हैं, ऐसा बोल के हमको पूछताछ करने के लिए आते हैं। तो हम बता देते हैं कि इसमें भी, कद्दू खेती में भी हम लोग का एरिया में बहुत अच्छा फलन एवं अच्छा फसल देता है। तो कितना कद्दू रोज टूटता होगा इसमें से? इसमें डेली हम लोग जब 1 सप्ताह 2 सप्ताह के पहले डेली हम लोग 100-200 कद्दू काट रहे थे। डेली 200 से तो कम नहीं है काट रहे थे। तो अभी और कितने दिन से खेती हो सकती है, कितना और फलन हो सकता है इसमें, टूट सकता है? इसमें बहुत दिन अभी चलेगा।
सिंचाई का साधन अभी सिंचाई कर देंगे, उसके बाद खाद उद देंगे तो बहुत दिन चलेगा ये वाला। तो ये कहाँ ले जाकर के बेचते हैं आप इसको? हम लोग ये कद्दू को सामने हम लोग का बाजार भुयाडी का बाजार में बेचते हैं। अच्छा, ये जो कद्दू की आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई समस्या भी आपको देखने के लिए मिली? ये कद्दू में तो समस्या कुछ नहीं मिला है हम लोग का। कोई तरह का कीड़ा वगैरह लग गया हो, कोई रोग लग गया हो? कोई रोग लगने से हम लोग दवा हुआ दे देते हैं, कीटनाशक। ये देखिए अभी हमको नजर आ रहा है, देखिए ये आपका जो कद्दू है ये सूख गया है। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्यों सूखा है आप बता सकते हैं? ये वाला तो वही मालूम नहीं है। मालूम नहीं? तो आपने किसी विशेषज्ञ से सलाह नहीं ली, किसी से जानकारी नहीं लिया? लेते हैं। हाँ, तो क्या डॉक्टर बताया? साहब हैं वहाँ का, ये खान भैया को लेते हैं हम लोग, बुंडू का है। वो बोलता है कि ये दवा दीजिए, वो दवा दीजिए, तो उसी के आधार में दवा छिड़काव करते हैं। तो पर भी इसका तो सुनाव नहीं हुआ। नहीं। तो आप किसी अच्छे विशेषज्ञ से आप जाकर के मिलिए। अच्छा, आपका नजदीक में प्लांडू है, प्लांडू चले जाइए, वहाँ विशेषज्ञ तो सलाह देते ही रहते हैं। जी जी। और इस क्षेत्र में कई बार उनका भ्रमण भी होता है जी, तो उनसे भी जानकारी आप लोग लीजिए। आप हमें ये बताइए कि सिंचाई की क्या सुविधा है आपके पास? सिंचाई का तो अभी वही कुआं से ही हम लोग सिंचाई करते हैं। अच्छा, हमने क्या बोलेंगे 2-4 महीना चलता है उस कुआं में। हाँ। उसके बाद तो कुआं ही सूख जाता है, सिंचाई का साधन नहीं है। सिंचाई का साधन रहने से तो हम लोग के यहाँ क्या बोलेंगे सोना उगलेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ। आपकी मिट्टी जैसा लग रहा है और यहाँ अभी बाजार व्यवस्था हम जो देख रहे हैं, बाजार में देखे हैं इतना उत्पादन अधिक हो रहा है। और जी काफ़ी किसानों से हमारी बात हुई तो बोले पानी की सुविधा नहीं है, बिना पानी के ही हम लोग खेती कर लेते हैं। आप एक सफल किसान हैं और आपके आसपास के जो भी किसान हैं वो भी काफ़ी उन्नत किसान हैं, काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं। तो आप लोग कभी मिल बैठ करके इस पर चर्चा नहीं करते हैं? करते हैं सर, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं कि किस किस्म का खेती करेंगे, कि कहाँ क्या करेंगे। बैठ के हम लोग बहुत सारा चर्चा करते हैं किसान भाइयों से, और उस आधार से हम लोग का किसान भी खेती करते हैं। चलिए, आपका प्रयास कामयाब हो और हम यही उम्मीद करते हैं कि किसानों के सामने जो समस्याएं आती हैं वो आप मिलजुल करके उस समस्या का निदान अगर आप खोजेंगे तो उस समस्या का निदान ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से हमारे कार्तिक महतो जी ने सफलता का मुकाम हासिल किया है, हम यही चाहेंगे कि आप भी इस मुकाम को हासिल करें। और ये मुकाम एक दिन में नहीं मिलता, इसके लिए आपको मेहनत, परिश्रम, कड़ी लगन के साथ खेती के साथ जुड़ना होगा। चलिए, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। और अभी आपने देखा कद्दू के विषय में सारी जानकारियाँ, और उससे पहले आपने देखा था साहेब बीन की खेती किस तरह से करनी चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब तो हमारे वक्त हो चला है हमें जाने का, हमें विदा लेने का, लेकिन हम फिर जरूर लौट कर आएंगे और ढेरों जानकारी आपके लिए एक बार फिर से लेके आएंगे हम सभी। लेकिन जाने से पहले हम हर बार की तरह आपको अपना पता बता देते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो आज के लिए किसान मित्रों इतना ही। अगली बार फिर से आएंगे और बहुत सारी जानकारी लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।